अभी ताज़ा मैंने एक किताब पढ़ी है जिसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। किताब का शीर्षक है आज़ादी के बाद का भारत। यह किताब बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई किताब है और इस किताब को सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र चाव से पढ़ते हैं और भारत की आज़ादी के बाद का भारत को जानने के लिए यह एक प्रामाणिक किताब है। आर्थिक इतिहास को समझ सकते हैं, सामाजिक इतिहास के समझ सकते हैं। इन सब के साथ आप भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी के चरित्र को भी समझ सकते हैं। उसके पहले का चरित्र तो हम लोगों ने इतिहास की कक्षाओं में पढ़ा है, निचली कक्षाओं में, लेकिन आज़ादी के बाद के भारत के इतिहास तथा कांग्रेस के चरित्र के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है, क्योंकि इसकी पढ़ाई उच्चतर कक्षाओं में की जाती है। इस किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक गौरवशाली पार्टी रही है आज़ादी के पहले से, और इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के मंच पे आके भारत की बहुतायत जनता ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और आज़ादी भी भारत को मिली। इससे बड़े बड़े नेता जुड़े रहे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शुरुआत में अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू और न जाने कितने नेता इससे जुड़े रहे और भारत की आज़ादी में लोगों ने अपना योगदान भी दिया है। और आज़ादी मिलने के बाद इसी गौरव का ही प्रतीक रहा कि शुरुआत के 3 चुनावों में 1952, 1957 और 1962 के 3 चुनावों में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की जनता ने बहुमत से सरकार बनाने में मदद की। शुरुआत में ऐसा कहा गया था कि भारत की आज़ादी के बाद चूँकि भारत की विविधता बड़े व्यापक लेवल पे है, व्यापक स्तर पे है, तो आने वाले समय में भारत का विखंडन हो जाएगा। भारत बाद में चूँकि 1947 में भारत का विभाजन हो चुका था, सांप्रदायिक विभाजन हो चुका था, तो ऐसा कहा गया था, बुद्धिजीवियों ने ये कहा था कि आने वाले समय में भारत का पुनः विभाजन होगा विविधता के नाम पर। और ये भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस चुनौती पे काम करते हुए उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं ने बहुत संघर्ष किया और इस आशंका को निर्मूल साबित किया, विभाजन नहीं होने दिया और भारत के लोकतंत्र को जितना हो सकता था मजबूत ही किया। और इस मजबूती का श्रेय कांग्रेस पार्टी को दिया जाता है। और आज के युवाओं को, आज की पीढ़ी को, मेरे जैसे लोगों को यह मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारत की आज़ादी के शुरुआती 2-3 दशकों में कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को, देश को और यहाँ के लोगों को मजबूत करने में बहुत ही अपरिमित भूमिका निभाई थी। और उसका सबसे बड़ा श्रेय था राष्ट्रवादी नेताओं का अपना योगदान देना। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय भारत कई समस्याओं से जूझ रहा था। जमींदारी प्रथा थी, भूमि सुधार की ज़रूरत थी, भाषाई क्षेत्रवाद था, सांप्रदायिकवाद था, औद्योगिकीकरण की अविकसित अवस्था थी। इन सारे मुद्दों पर शुरुआत में अच्छे काम किए गए थे। जैसे शुरुआत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के लिए कानून बने, भूमि सुधार कानून बनाए गए, भाषाई क्षेत्रवाद पर राष्ट्रवादी नेताओं ने इसको संज्ञान में लेते हुए इसकी समस्याओं का निवारण निकाला और 1-2 भाषाई आधार पर कई राज्य बने, जिससे भारत की विखंडन की प्रक्रिया को रोका जा सका। संप्रदायवाद की समस्या थी, उसको काफ़ी हद तक उस समय कमज़ोर किया गया। जैसे पंजाब की समस्या 1980-84 के आसपास बहुत तेज़ गति से उभरी थी, तो उसको कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने उस समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उस समस्या से ज़बरदस्त तरीके से निपटी। उसका एक अलग परिणाम रहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी जान से हाथ धोनी भी पड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इन समस्याओं को संज्ञान में लिया गया। लेकिन साथ साथ यह भी इस किताब में बताया गया है कि इन समस्याओं को निवारण के लिए भरपूर प्रयास नहीं किए गए। यह प्रयास किए गए तो उतने सारे प्रयास सार्थक साबित नहीं हुए। जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, भूमि सुधार कानून बनाए गए,
लेकिन भूमि सुधार कानून के बाद जितनी ज़मीनें एक्वायर की गई उतनी ज़मीनें भूमिहीनों के बीच ढंग से बांटी नहीं जा सकी, और फिर उन ज़मीनों पे जोड़ तोड़ करके ठेकेदारों ने कब्जा कर लिया, बड़े बड़े भूमिपतियों ने ही कब्जा कर लिया। तो ठीक ढंग से इसके वजह से तरक्की हो नहीं पाई। औद्योगिकीकरण किया गया, ज़मीनों को एक्वायर करके वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, बांध बनाए गए, पनबिजली योजनाएं चलाई गई, अभ्यारण्य बनाए गए, लेकिन उसका फ़ायदा एक सीमित वर्ग को मिला, बहुतायत वर्ग को नहीं मिला। भारत की बहुतायत जनता गरीब थी, अशिक्षित थी, पिछड़ी थी, तो इस विकास का हिस्सा उनको मिलना चाहिए था, तो इस विकास का हिस्सा नहीं मिल सका। जैसे इसका एक प्रमाण स्वरूप हम समझते हैं कि 1971 में कांग्रेस के मंच से इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और उस नारे के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी, लेकिन भारत की गरीबी दूर नहीं हो पाई, जबकि आर्थिक विषमता बढ़ती ही गई, गरीब गरीब होते गए, अमीर अमीर होते गए। इन सारे परिणामों से जहां सुधार होना था कुछ हुआ और बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो पाया। तो इन सारे परिणामों से कांग्रेस पार्टी से जनता धीरे धीरे दूर होने लगी, और दूसरी अन्य पार्टियां थी वो जनता के नज़दीक आने लगी, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। तो यह किताब में आगे चल के आगे के अध्यायों में यह भी बताया गया है कि भारत की सबसे गौरवशाली पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, जो जिसके मंच पर आकर जनता ने संघर्ष किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और सफलता भी मिली, लेकिन आने वाले समय में 3-4 दशक के बाद यह पार्टी इतनी कमज़ोर कैसे हो गई कि आज के समय में यह पार्टी हाशिए पर खड़ी है, या चुनाव जीत नहीं पा रही है, या उसे इतनी आलोचना का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि यही पार्टी थी जिसे शुरुआत के 3 चुनावों में जनता ने अपरिमित बहुमत देकर केंद्र में सरकारें बनाई थी, राज्य में सरकारें बनवाई थी। आज क्या ऐसा कारण रहा? तो इस कारण को लेखक ने, बिपिन चंद्र ने यह बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी की असफलता का सबसे बड़ा कारण रहा जनवाद की भावना में कमी। जनवाद उसे बोलते हैं कि जनता की इच्छाओं के अनुरूप काम करना। राजनीतिक पार्टियों का यह ध्येय होना चाहिए कि जनता की इच्छाओं के अनुरूप काम करे, जनता को विकासशील मुद्दे सौंपे, उसके आधार पर चुनाव लड़े और उसके अनुरूप वो काम करके दिखाए, और जनता से उनका जुड़ाव बराबर बना रहे, ताकि जनता आने वाले चुनावों में उनको अपना वोट दे, उनकी सरकारें बनाए और उनके जरिए देश का विकास हो। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का जनवाद से दूर होना एक बहुत ही प्रमुख कारण रहा। शीर्ष स्तर पर गुटबाजी शुरू हो गई, परिवारवाद शुरू हो गया, फलतः एक नैरेटिव पनपने लगा कि कांग्रेस पार्टी भाई भतीजावाद करती है, शीर्ष स्तर पर एक ही परिवार को प्रश्रय देती है। तो धीरे धीरे जो ग्राउंड स्तर पे, जमीन स्तर के जो लोग थे, जनता थी, वो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से दूर होने लगे, और फलतः आज की दशा ये है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 1 दशक से सत्ता में नहीं है, और धीरे धीरे निरंतर वह कमज़ोर ही होती जा रही है, और उसके जगह पे दूसरी पार्टियां चुनाव जीत रही है, और आगे उनका भविष्य दिख रहा है। साथ ही इस पुस्तक में भारतीय जनता पार्टी के उभार, जो कि शुरुआत की जनसंघ पार्टी के नाम से जानी जाती थी, उसके उभार की भी कहानी कही गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कमज़ोर होने की भी कहानी कही गई है। कई क्षेत्रीय पार्टियों के उदय और कमज़ोर होने की भी कहानी कही गई है। सोशलिस्ट पार्टी की कहानी कही गई है। कुल मिलाकर इस पुस्तक में आज़ादी के बाद के भारत की राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और आर्थिक इतिहास को जानने के लिए यह एक मुफीद पुस्तक है। जिन्हें इस विषय में रुचि हो यह पुस्तक पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।